Bismillahirrahmanirrahim. The next topic of our discussion is translation, which literally means synthesis of protein. In the sequence, if we look at the central dogma of the molecular biology, which is the last, almost the last step of the central dogma, which says that the information reservoir is always a DNA molecule, and the flow of information is always from DNA to RNA, and from RNA to protein. The synthesis of DNA to RNA is called transcription, and RNA to protein is called translation. So, while the propagation of the information is mediated through the process of the replication, means synthesis of DNA from DNA. And if, for example, the process is taking place in the reverse direction, for example, synthesis of DNA from RNA, so that process is called reverse transcription. So keep in mind one thing, that the translation only occurs in case of the messenger RNA. Or translation, as I explained in my previous lectures, ये ट्रांसलेशन की एग्जांपल में मैं अक्सर लैंग्वेज की एग्जांपल दिया करता हूँ कि इसको ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक ऐसी लैंग्वेज जो हमें समझ नहीं आती, तो डेफिनेटली कोई ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है. हमारे लिए वो लैंग्वेज इज़ अ सॉर्ट ऑफ कोडिंग, कि हमें उनकी समझ नहीं आ रही होती, और वो ट्रांसलेटर उस लैंग्वेज को डिकोड करके हमें एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हमें समझा रहा होता है. तो सिमिलरली information reservoir is DNA, and the copy of the information is RNA, लेकिन but still the RNA contains that information in the form of codons. तो उन कोडांस की फिर डिकोडिंग होती है, और एज ए रिजल्ट ऑफ द डिकोडिंग एक फंक्शन एग्जीक्यूटर मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि न जीन फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और न आरएनए फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, एज लॉन्ग एज द एंड प्रोडक्ट इज प्रोटीन एंड एंड प्रोडक्ट इज कंसर्न. तो वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कोडिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर, जो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, नहीं परफॉर्म कर सकती, तो उन इंफॉर्मेशन को डिकोड होना होता है. So that decoding of information to make a function executor molecule is called protein. So as far as the mechanism of translation is concerned, three important factors are necessarily required for the process of the translation. The first one is the messenger RNA, जो act करता है as a template. वो मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो. तो डेफिनेट सी बात है कि ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन सोर्स प्रेजेंट होगा तो ही उसी की ट्रांसलेशन होनी है. The second thing is synthesis machinery. Synthesis machinery यानी वो मशीनरी जो एक तरफ mRNA में प्रेजेंट कोडान्स को रिकॉग्नाइज करे, दूसरी तरफ tRNA में प्रेजेंट एंटी कोडान को रिकॉग्नाइज करे, और फिर उनकी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी की बेस के ऊपर अमाइनो एसिड को ग्रोइंग चेन में इनकॉर्पोरेट करे, और फिर वो बॉन्ड भी इस्टेब्लिश करे, जो पेप्टाइड बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है बिटवीन द टू अमाइनो एसिड्स. तो ये मशीनरी राइबोसोम होती है जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है. ये बेसिकली ओरिएंटेशन भी कंफर्म करती हैं बिटवीन द आरएनए एंड द डीएनए, यानी कोडान्स और एंटीकोडान्स. और सेकेंडली ये बॉन्ड भी इस्टेब्लिश करती हैं बिटवीन द टू अमाइनो एसिड्स. और थर्ड पे है डिकोडर, यानी मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट इंफॉर्मेशंस जो कोडान्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, विच इज़ अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, उनको करेक्टली रीड करना और फिर अपने साथ अटैच अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करना इनसाइड द ग्रोइंग चेन फॉर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन. सो ये काम जो है ये डिकोडर टीआरएनए करती है. टीआरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, बिकॉज इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन साइड एंड इनकॉर्पोरेट्स द इंफॉर्मेशन टू द अदर साइड. यानी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ये लेके आती हैं. यानी इनके ऊपर टीआरएनए पे एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच होती है जो एक इंफॉर्मेशन है, और फिर यही ये इंफॉर्मेशन ऑनवर्ड पास ऑन करते हैं आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ अ करेक्ट कोडान, और इनकॉर्पोरेट कर देते हैं अपने अमाइनो एसिड को इनसाइड द ग्रोइंग चेन ऑफ द पेप्टाइड. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ द ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन कि एक मैसेंजर आरएनए है, उसके ऊपर ये सेट ऑफ 3 nucleotide and codons present हैं. Each codon is recognized by a set of 3 nucleotide present on the tRNA, जिसको हम एंटीकोडान बोलते हैं. ये एक पेप्टाइड की चेन है. राइबोसोम स्लाइड करता है along the messenger RNA and recognize codons one by one,
और इस कम्प्लीमेंटरिटी को इंश्योर करवाता है जो कोडान और एंटी कोडान के दरमियान होती है, और टीआरएनए आके कोडान्स को रिकॉग्नाइज करता है और अपना अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट कर देता है इनसाइड द ग्रोइंग चेन ऑफ द पेप्टाइड. So in this way the process of translation is being carried out. So let's come to the detail of each component. The first one is the tRNA. tRNA ka structure, it looks like, if you just look at the two-dimensional structure of the tRNA, so it looks like a clover leaf shape structure, and morphologically it consists of 4 distinct domains apart from this minor or small domain. So in 4 domains में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डोमेन्स हैं वो ये 2 डोमेन्स हैं. इस डोमेन को जो 3 प्राइम साइड पर प्रेजेंट होती है उसको एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, और एग्जैक्टली अपोजिट दिस एक्सेप्टर आर्म इज प्रेजेंट द एंटीकोडॉन लूप. इनको आर्म भी बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं. तो ये जो एक्सेप्टर आर्म है, एक्सेप्टर आर्म पे 3 कंजर्व न्यूक्लियोटाइड और 4 कंजर्व न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं. हाउएवर द लास्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर एग्जैक्टली कंजर्व, CAA, जो 3 प्राइम साइड पर प्रेजेंट होती हैं. इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ स्टार्ट होता है कि ये 5 प्राइम एंड है, और ये यूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन चल रही होती है न्यूक्लियोटाइड्स, और ये इसका लास्ट एंड है 3 प्राइम एंड, तो इसको एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं. तो एक्सेप्टर आर्म पे लास्ट न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, और इसी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के राइबोस शुगर जो 3 प्राइम पे भी प्रेजेंट होता है और 2 प्राइम पे भी प्रेजेंट होता है, उन पे राइबोस शुगर के हाइड्रोक्सल के साथ अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है कोवेलेंटली. यानी अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल एंड और लास्ट न्यूक्लियोटाइड एडेनिन ऑफ द टीआरएनए के राइबोस शुगर के 2 प्राइम या 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के साथ ये लिंकेज एस्टेब्लिश होती है. दूसरी तरफ एंटीकोडॉन लूप जिसमें सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एंटीकोडॉन. और बाकी लेफ्ट और राइट में जो दो स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, आर्म्स है, ये ओरिएंटेशन को डिफाइन करते हैं, करेक्ट ओरिएंटेशन को. इसमें लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट आर्म को डी लूप और राइट साइड पर प्रेजेंट आर्म को टी साई सी जी लूप बोलते हैं. इन लूप के ये नेम जो है डी लूप और टी साई सी जी लूप, ये बिकॉज ऑफ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस की वजह से होते हैं. इस लूप में भी ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं. ये टी साई सी जी लूप को ये टी मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड सी एन जी लूप, CNG न्यूक्लियोटाइड, इनकी वजह से इसको टी साई सी जी लूप बोलते हैं. लेंथ ऑफ tRNA range from 70 to 80 nucleotide usually, और generally हर एनिमल प्लांट सेल में अराउंड 50 to 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ tRNA प्रेजेंट होते हैं. सो लॉजिकली स्पीकिंग के अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, जबकि tRNA चाहे 50 हो तो भी वो 20 से ज़्यादा है, 100 हो तो ऑलमोस्ट डबल है. तो if for example if we just take a smaller figure 50, तो tRNA ज़्यादा होते हैं, अमाइनो एसिड कम है, तो इट मीन्स कि single amino acid can be loaded on more than one tRNA. एक से ज़्यादा tRNA एक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को भी कैरी कर सकते हैं. So set of all those tRNA which carry the same amino acid are called cognate tRNA. जिस तरह a single amino acid can be represented by more than one codon, क्योंकि if you look at the codon structure, there are 64 codons in which 61 are the coding codon and 3 are stop codons. तो चूँकि अमाइनो एसिड 20 होते हैं और कोडान ज़्यादा हैं, 61 है, तो it means that a single amino acid can be specified by more than one codon, and we call all those set of codon which specify the single amino acid as the degenerate set of codon. तो degenerate set of codon, set of all codon which specify the same amino acid, और इसी तरह cognate tRNA means all those tRNA which carry the same amino acid are called cognate tRNA. अब tRNA की 2 मॉर्फोलॉजीज बनती हैं, एक बिफोर ट्रांसलेशन और एक आफ्टर ट्रांसलेशन, when you take part in the process of the translation. फर्स्ट वन, अगर tRNA के साथ अमाइनो एसिड अटैच हो, so that conformation of the tRNA is called charged tRNA, और अगर tRNA के साथ अमाइनो एसिड अटैच ना हो तो उनको हम अनचार्ज बोलते हैं. लोडेड tRNA को चार्ज tRNA और अनलोडेड tRNA को अनचार्ज tRNA बोलते हैं.
So practically speaking, as we know that there are 20 amino acids and 61 coding codons. यानी कोडान ज़्यादा हैं और अमाइनो एसिड कम है, लेकिन इसमें लॉजिक ये है कि अ सिंगल अमाइनो एसिड कैन बी एनकोडेड बाय more than one codons, what we call degenerate set of codons. Third बात कि on the average each cell contain 40 to 50 tRNA, which is again more than the quantity of the number of the amino acid. लेकिन इसमें भी लॉजिक यही है कि a single amino acid can be loaded on more than one tRNA, and the set of all those tRNA which carry the same amino acid as the cognate tRNA. अब थर्ड बात यह है कि कोडान्स 61 है, कोडिंग कोडान्स, और tRNA यानी एंट्री कोडान्स 40 या 50 है, यानी कम है. सो इट मीन्स कि लॉजिकली देयर शुड बी प्रेजेंट सम फिनोमिना which could accommodate more codons than the less number of anticodons. के फिनोमिना में एक tRNA more than one codons को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, provided that codons specify the same amino acid. यानी degenerate set of codons को एक सिंगल tRNA रिकॉग्नाइज कर सकता है. इसमें कोडान्स के फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड पे स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेशन होती है, यानी सी के अगेंस्ट जी और यू के अगेंस्ट ए आएगा, और जबकि जो कोडान का जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है इट मे मेक some loose type of complementarity or loose type of interaction, non-standard complementation. For example, U के अगेंस्ट प्रैक्टिकली ए आना चाहिए, जबकि अगर वॉबलिंग का फिनोमिना है तो वॉबलिंग के फिनोमिना में फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी यानी स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेशन और थर्ड नॉन स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेशन थ्रू वीक इंटरेक्शन भी परफॉर्म कर सकता है. So this phenomena basically accommodate more codons through the less number of codons, anticodons. And the last element which plays a very important role in the mechanism of translation is the enzyme which establish a correct linkage between the respective amino acid and the tRNA. और जो प्रैक्टिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अगर अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एक रॉन्ग अमाइनो एसिड को एक रेस्पेक्टिव tRNA के साथ लिंक कर देगा, सो डेफिनेटली इट विल लीड टू अ वेरी ड्रास्टिक कंडीशन. So morphologically अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम की दो पॉकेट होती हैं, एक में ये अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है, दूसरी पॉकेट के थ्रू ये करेक्ट tRNA को रिकॉग्नाइज करते हैं. एंड आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ their respective and correct amino acid and tRNA, it then establish a linkage between the two molecules. और ये linkage establish होता है between the carboxyl group of the amino acid and the last adenine nucleotide पे 3' hydroxyl या 2' hydroxyl of the ribose sugar के दरमियान. इस एंजाइम में प्रूफ रीडिंग की एबिलिटी भी होती है कि अगर इन केस अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एक रॉन्ग अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है, सो बिफोर लिविंग बोथ अमाइनो एसिड एंड tRNA दैट आर ऑलरेडी बीन लिंक्ड बाय द एंजाइम, सो बिफोर रिलीविंग द मॉलिक्यूल ये वंस अगेन इंश्योर करता है कि अमाइनो एसिड भी करेक्ट हो और tRNA भी रिस्पेक्टिव हो. सो इफ द प्रूफ रीडिंग डिटेक्ट्स दैट a wrong amino acid is being incorporated or charged with the tRNA, so in that case it can also dissolve that linkage and then it release the amino acid and again it accept the correct amino acid and link it with the tRNA. और लास्ट पे as we discussed in our previous slides कि जो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है tRNA का, it looks like a clover leaf shape. But if you look at the tRNA in a 3D view, जिसको हम tertiary structure of the tRNA भी बोलते हैं, so in tertiary structure, its structure is similar to the alphabetical letter L.